everyone, my name is Beena Chanwani and today's topic is why demand curve is negative slope. डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड। हम लोगों ने डेफिनेशन कंप्लीट किया, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड क्या होती है ये एक्सप्लेन किया मैंने आपसे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व। अब जो मेन आज हम स्टडी करने वाले हैं कि व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। लेकिन डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, ये रीजन जानने से पहले कि क्यों डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, उससे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को एक बार फिर से समझते हैं। द लॉ ऑफ the demand for a goods refers to the relationship between the price of the goods and quantity of the goods. Law of demand ये state करता है कि price of the good and quantity of good में एक negative relationship होता है, एक inverse relationship होता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में हम लोगों ने सारे के सारे फैक्टर्स देखे कि सारे के फैक्टर्स जो थे रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इनको कांस्टेंट रखते हुए हमने जो रिलेशन देखा एज ए प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज, अगर किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये होता है, ये हमने स्टडी करी लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन ये क्यों होता है ये स्टडी आज हम करेंगे, क्यों, व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। ये वापस से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड के बीच में, और किसको फॉलो करते हुए, अदर असम्पशंस जो सटेरियस पैरिबस है उसको फॉलो करते हुए। इट मींस अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। डिमांड कर्व में अगर किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी क्वांटिटी, अगर व्हेन प्राइस ऑफ गोज अप तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इसके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आज की क्लास जो है वो इस चीज पे मैटर करती है कि क्यों। हमें ये तो पता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्वेश्चन तो अब ये अराइज है कि क्यों होता है। इसका रीजन हम आज की क्लास में देखेंगे कि व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। डिमांड का नेगेटिव स्लोप जो होता है वो 5 रीजन के कारण होता है। 5 रीजन जो होता है वो मेन होता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में लॉ ऑफ DMU भी कहते हैं। सेकेंड जो रीजन है इनकम इफेक्ट, इनकम के रीजन से भी डिमांड का आपका नेगेटिव स्लोप होता है। न्यू कस्टमर एंटर्स इनटू द मार्केट, नए नए कस्टमर मार्केट में जब एड ऑन होता है तो भी आपका जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। सेवरल यूजेस, यानी किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस होने के कारण भी डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है। लास्ट इन एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम दो कमोडिटी को लिया था हमने, टी एंड कॉफी, यहाँ पे भी हम उसी की बात करेंगे, टी एंड कॉफी की। इन सब रीजंस की वजह से लॉ ऑफ DMU, इनकम इफेक्ट, न्यू कस्टमर एंटर इनटू द मार्केट, सेवरल यूजर्स एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण आपका जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मैं आपको बताना चाहूंगी शॉर्ट में, अगर इसकी हम बात करें तो जैसे जैसे एक कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता है, यानी एक कंज्यूमर जैसे जैसे अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, अपने कंजम्पशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कंज्यूमर क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गुड को परचेज करने के लिए गई मार्केट में, एक ड्रेस को परचेज करने गई और उसकी कॉस्ट थी 500 रुपीज। मैंने वो परचेज कर ली और मैंने उसको यूज कर लिया, मैंने उसका कंजम्पशन कर लिया और मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया। नेक्स्ट टाइम मैं वापस से मुझे वही कुछ मटेरियल और वही स्टफ वगैरह सब दिखा और मुझे लगा कि मुझे परचेज करना चाहिए क्योंकि लास्ट मिनट बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उस गुड के लिए, उस पर्टिकुलर ड्रेस के लिए मैं 500 देने के लिए रेडी नहीं हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका कंजम्पशन कर चुकी हूँ। यानी सेम गुड के लिए आप सेम अमाउंट पे नहीं करेंगे। इसलिए इसमें क्या होता है, कंज्यूमर पे मोर, एक कंज्यूमर ज्यादा पे करने की कोशिश करता है व्हेन ही विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर ज्यादा पे करेगा जब उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा स्टूडेंट माना जाता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी गुड्स का लगातार कंटिन्यूअसली उसी गुड्स का कंजम्पशन करते जा रहा है तो उसका मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। जितने ज्यादा आप यूनिट का कंजम्पशन करेंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। कैसे बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, वो ये कहती है अप्रोच, व्हेन कंज्यूमर परचेज मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर बहुत ज्यादा यूनिट
कमोडिटी की परचेज करता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। बेसिकली यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे मैंने एक गिलास पानी पिया तो कभी भी हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोलते कि मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 15 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसा नहीं। हम लोग यूटिल्स को जो मेजर कर रहे हैं ना वो हम मनी के टर्म में कर रहे हैं। हम किसके टर्म में कर रहे हैं? मनी के टर्म में हम यूटिल को मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब तक हमारा कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारे प्राइस के इक्वल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई आइसक्रीम खाई उसका प्राइस 10 रुपीज था, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज था पहले। फर्स्ट यूनिट खाई, फर्स्ट आइसक्रीम का कोन खाया मैंने, मुझे 50 रुपीज का सेटिस्फेक्शन, यानी मेरी यूटिलिटी कितनी थी? 50 रुपीज की। मैंने कहा कि हम यूटिलिटी को किससे मेजर करेंगे? प्राइस से मेजर करेंगे। मैंने सेकेंड आइसक्रीम खाई, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला यानी यूटिल्स हुआ वो था 30। थर्ड मैंने जो खाई उससे मिला सेटिस्फेक्शन। अब अगर मुझे एक और आइसक्रीम खानी है तो उसके लिए मैं पूरे 50 रुपीज देने के लिए रेडी नहीं होंगी। तो इसमें क्या बोल रहा है कार्डिनल अप्रोच में, व्हेन कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? आपकी डिक्लाइन हो जाती है। क्या होता है? अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया तो अगर प्राइस कम होंगे ना, जब हमारे प्राइस कम होंगे तो ही हम ज्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे, नहीं तो हम क्वांटिटी बाय नहीं करेंगे। आ गया यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का रूल। अगर किसी गुड्स के कम होंगे तो ही हम उस क्वांटिटी को, मैंने आपको ड्रेस का एग्जांपल दिया, ड्रेस फर्स्ट टाइम में 500 की थी, स्टूडेंट ड्रेस जो थी वो 500 की थी। मैं दोबारा से मार्केट में गई परचेज करने के लिए, मुझे सेम मटेरियल सेम डिजाइन मिली, तो क्या मैं उस सेम चीज के लिए दोबारा से 500 पे करूंगी? लेकिन हाँ, अगर उसके गुड्स की प्राइस अगर थोड़े से रिड्यूस हो जाए तो क्या पता मैं क्वांटिटी बाय कर लूं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी हम लोगों का लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। द कंज्यूमर देयरफॉर विल परचेज मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी ओनली इफ प्राइसेस फॉल। इस केस में कंज्यूमर जब ज्यादा क्वांटिटी तभी परचेज करेगा जब तो गुड्स की प्राइस क्या हो, जब फॉल हो जाए। बस डिक्रीज ऑफ प्राइस यानी प्राइस कम होने पर हम लोग क्या करेंगे? उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। ये एक रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके कारण आपका डिमांड कर्व क्या होता है? एक नेगेटिव स्लोप होता है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ क्या बोलता है? अ कंज्यूमर पे फॉर ए कमोडिटी, कंज्यूमर क्या करता है? एक कंज्यूमर पे करता है किसी कमोडिटी के लिए क्योंकि उसे यूटिल्स चाहिए। यूटिल्स मतलब उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसने पे किया है। ही will buy it so long as he will marginal utility from the consumption equal price, यानी वो जितना प्राइस पे करना चाहता है, जितना प्राइस में, पर यहाँ पे अगर हम बात करें कोई एक्स कमोडिटी है और एक्स कमोडिटी का प्राइस जो है वो 10 रुपए है, ये जो एक्स है इसका प्राइस है 10 रुपीज। अब जब किसी कंज्यूमर ने यहाँ 10 रुपीज खर्च किया है तो उसे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, तभी कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी इसके इक्वल आता है। सपोज इट्स प्राइस फॉल, अगर किसी गुड्स के प्राइस फॉल होते हैं तो कंज्यूमर उसको ज्यादा परचेज करता है क्योंकि वो पहले से उसका कंजम्पशन कर चुका है, इसीलिए दोबारा वो उस पर्टिकुलर गुड्स के ज्यादा प्राइस पे नहीं करता है। ये था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये हमारा अदर फैक्टर था, मैंने आपको बताया था। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, अगर किसी गुड्स की प्राइस या किसी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है और वो उस सेम इनकम में ज्यादा क्वांटिटी बाय करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी इनकम थी 500, इनकम कितनी है मेरी? 500। मैं मार्केट में एप्पल परचेज करने गई तो एप्पल की जो प्राइस थे वो 100 रुपीज थे और मैंने कितनी क्वांटिटी बाय करी? 5 kg। तो मेरी पूरी की पूरी इनकम यहाँ एप्पल बाय करने में यूटिलाइज हो गई, यानी मेरा यहाँ पे। इसके अपोजिट अगर मैं दूसरा केस लूं तो मेरी इनकम है 500, मेरी इनकम क्या है? 500 और एप्पल का प्राइस हो गया अब 60 रुपीज। तो मैंने क्या किया? प्राइस कम हो गया, एप्पल का प्राइस क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया। तो मैंने कितनी क्वांटिटी बाय करी? मैंने क्वांटिटी बाय करी 5 kg। तो मैंने कितना पे किया? 300 रुपीज। तो यहाँ मेरी सेविंग कितनी हो गई? 200 की सेविंग हो गई मेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी रियल इनकम क्या हो गई? मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। जब भी किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, वो ज्यादा परचेज करता है। देखिए जब किसी व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, अगर किसी गुड्स के प्राइस क्या होते हैं? डिक्रीज जाते हैं, तो उसकी रियल इनकम क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। कंज्यूमर इज नाउ इन पोजिशन टू परचेज मोर कमोडिटीज। ऐसे केस में क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है? ज्यादा क्वांटिटी बाय करता है। ये आपका कौन सा इनकम इफेक्ट है? ये आपका इनकम इफेक्ट है। देखते हैं एक बार इनकम इफेक्ट। अब फॉल इन प्राइस, यानी किसी गुड्स के प्राइस क्या हो रहे हैं?
फॉल हो रहे हैं, तो कंज्यूमर उसकी ज्यादा क्वांटिटी बाय करेगा। क्यों? क्योंकि उसके रियल इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेस, अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेस इज रियल प्राइसेस, यानी जब किसी गुड्स के प्राइस फॉल होते हैं तो रियल पावर, जो परचेजिंग पावर होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। इट अलाउ टू पीपल बाय मोर, ऐसी कंडीशन में जो पर्सन होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो ज्यादा यूनिट परचेज करता है क्योंकि उसके बजट में आ रही होती है। तो ये आपका इनकम इफेक्ट है। फर्स्ट जो हमने रीड किया वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, एंड सेकंड जो इफेक्ट किया हमने जो रीड किया वो है इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टी एंड कॉफी, अ फॉल इन प्राइस, अगर किसी गुड्स की बात करें, ए गुड एक्स गुड है और एक्स गुड के प्राइस क्या है, कम हो गए, यानी वो वाई के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती हो गई, तो हम उस एक्स को ही परचेज करेंगे ना। तो इस केस में भी हमारा जो लॉ अप्लाई होता है, वो प्राइस अगर किसी गुड्स के कम हो जाते हैं तो हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं। टी एंड कॉफी का एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल टी के प्राइस है 40 एंड कॉफी के प्राइस भी है क्या है 40, दोनों के प्राइस कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर टी पहले 40 की थी, अब ये टी हो गई 38 रुपीज की, यानी थोड़ा चीपर हो गया कंपेयर टू कॉफी। तो हम कॉफी की तरफ जाएंगे नहीं, हम किसको, हम टी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना। तो बस प्राइस जैसे इसके कम हुए, प्राइस इसके थोड़े से रिड्यूस हुए, तो हमने टी को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स मेक्स इट रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू सब्स्टिट्यूट, अगर किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं और वो किसी अदर गुड्स से थोड़ा सस्ता चीपर मिलने लग जाता है, तो हम उसी गुड्स की मोर क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। सम कंज्यूमर विल स्विच टू गुड्स एक्स, यानी गुड्स एक्स सस्ता हो गया तो कंज्यूमर कहां स्विच हो गया, एक्स की तरफ स्विच हो गया। ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। फर्स्ट इफेक्ट था आपका लॉ ऑफ डीएमयू, सेकंड इफेक्ट था आपका इनकम इफेक्ट, सेकंड था आपका इनकम इफेक्ट, थर्ड था आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ अगर हम बात करें न्यू बायर्स की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे आईफोन का एग्जांपल लेना चाहूंगी। आईफोन का प्राइस, आईफोन 12 का प्राइस सपोज करके हम ले लेते हैं, इसका प्राइस जो है आईफोन का ये है आपका अराउंड 1 लाख ले लेते हैं। आईफोन का प्राइस कितना है 1 लाख, और आईफोन का प्राइस 1 लाख है, और सडनली ऐसा हुआ कि आईफोन की प्राइस हो गया सपोज 10,000 रुपीज। तो जिन लोगों ने आज तक भी आईफोन यूज नहीं किया वो आईफोन परचेज कर लेंगे। तो क्या होता है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसके न्यू बायर्स अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने कभी आईफोन यूज नहीं किया, अब मुझे लगा है कि आईफोन बहुत कॉस्टली है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अगर आईफोन का प्राइस कम हो गए तो मैं उसके एक नया बायर और ऐड हो जाऊंगी, और ऐसे मेरे जैसे बहुत कस्टमर्स होंगे जो उसके न्यू बायर्स होंगे। तो जब भी किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम न्यू बायर्स गेट अट्रैक्ट, इससे क्या होता है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। लास्ट कंसेप्ट है ओल्ड बायर। ओल्ड बायर की अगर हम बात करें, व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल, ओल्ड बायर्स, अगर ओल्ड बायर्स की बात करें, यहाँ पे हम लोग इसको ना लेके हम लोग यहाँ पे डिफरेंट यूजेस लेंगे। फॉर एग्जांपल एक जो है पॉइंट 4 नंबर पे वो है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में मैं एग्जांपल लेती हूँ मिल्क का। डिफरेंट यूजेस, अब आप देखिए, जब किसी गुड्स के प्राइस, ऐसे सपोज करो मिल्क की बात करूँ, तो मिल्क अगर मान लो आप 500 रुपीज केजी आ रहा है, 500 रुपीज केजी आ रहा है, तो हम एक तरह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गए, हम उसको हर जगह पे यूज नहीं ले सकते, हर क्वांटिटी, हर चीज का किसी का प्रोडक्शन करने के लिए मिल्क को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा महंगा है, इसलिए इस कमोडिटी के प्राइस ज्यादा है, तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को उसी में यूज लेगा जहां उसकी इंपॉर्टेंस है, वो हर जगह पे इसको यूज नहीं देगा। तो व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हाई, जब किसी गुड्स के कमोडिटी हाई, प्राइस ज्यादा हाई होता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट, जहां पे उसका मोर इंपॉर्टेंट यूज, जहां पे उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, उसको वहीं यूज देता है। अब सपोज कीजिए मिल्क के प्राइस रिड्यूस हो गए, और मिल्क के प्राइस रिड्यूस हो गया अपने 10 रुपीज केजी, तो आप इसके घी भी बनाएंगे, छाछ भी बनाएंगे, मक्खन भी बनाएंगे, आइसक्रीम भी बनाएंगे, शेक्स भी बनाएंगे, पनीर वगैरह सब कुछ आप सब में, क्योंकि इसके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। जब किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं या उसको हम ज्यादा यूज में लेते हैं। इसका एक एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कॉस्टली होती है, तो हम लोग घर में भी बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें वेस्ट नहीं करना, कम लाइट चलाओ, कम फैन चलाओ, कम लाइट्स वगैरह यूज में लो। लेकिन अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्री हो जाए या बहुत ज्यादा सस्ती हो जाए, तो आप उसका बहुत मिस यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप रात को अगर नहीं भी जाओ तो ना, फिर भी आप लाइट ऑन करके ही सोएंगे। तो ये डिफरेंट यूजेस होता है। मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है। एंड न्यू बायर्स हमने देखा, जब किसी गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसके बहुत सारे बायर क्या होता है,
बायर जो होते हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। तो बेसिकली आज जो अपना कंसेप्ट था वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जो कंसेप्ट था, हमारा जो आज का मेन जो कंसेप्ट था वो था व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। उसका जो फर्स्ट रीजन था वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड था इनकम इफेक्ट। थर्ड था न्यू कस्टमर एंटर इनटू द मार्केट एंड सेवरल न्यूज एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस रीजन की वजह से जो आपका डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व आपका नेगेटिव स्लोप होता है, दोनों के